गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिफॉर्मर्स इन इंडियन सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, जो कि हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी में बहुत बुराइयां थी, उसको कैसे लोग दूर किए और कौन कौन लोग वो रिफॉर्मर थे जो बड़ी मेहनत से इसको दूर किए। और आपको सबसे पहले जानना चाहिए था कि जो ब्रिटिश हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाए थे, तो उसमें कौन कौन सी सोशल इविल्स थी इंडियन रिलीजन में, इंडियन सोसाइटी में, उसको एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सती सबसे बड़ी बुराई थी उस टाइम में, तो इसको बैन करना था। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था, प्रोहिबिशन ऑफ सती, सती को बैन करना था। सती कस्टम क्या था कि जब कोई हस्बैंड डेड कर जाता था तो जो उसकी वाइफ थी, उसकी फिनरल पायर पर उसकी जो जलता था, उसकी आग में उसको भी जलना पड़ता था, यानी दाह संस्कार में उसको भी जल जाना पड़ता था, उसको भी साथ में मरना पड़ता था। इसी को सती कस्टम कहा जाता है, तो इसको बैन करना ज़रूरी था। और सेकंड था, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, विडो रीमैरिज, है ना। अगर बाय द वे सती नहीं होती थी, फिर बाद में थोड़ा सोसाइटी चेंज हुई, तो विडो रीमैरिज की प्रॉब्लम थी कि अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसकी शादी नहीं होती थी, यानी वो शादी करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था, बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। तो इसलिए एक प्रॉब्लम थी विडो रीमैरिज की। ओके। और एक प्रॉब्लम और थी पॉलीगैमी की, यानी कि एक से ज़्यादा लोग मैरिज करते थे, यानी बहुविवाह एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी, इसको भी दूर करना था। और सोसाइटी में अनटचेबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी, छुआछूत की भी प्रॉब्लम थी, अछूत की भी प्रॉब्लम थी कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का, कोई नीची जाति का कोई पर्सन किसी बड़ी कास्ट के घर चला जाता था या उसके बराबर खड़ा हो जाता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था। इसी को अनटचेबिलिटी कहा जाता है। वो पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसको भी दूर करना था। क्लियर। तो इस तरीके से इसको इरेडिकेट करना था, इसको ख़त्म करना था। इसके लिए बहुत लोगों ने, बहुत रिफॉर्मर ने कोशिश किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है राजा राम मोहन राय का। द फर्स्ट टॉर्च बीरर ऑफ इंडियन कल्चर रेनेसांस वाज राजा राम मोहन राय। इन्होंने सबसे पहले एक टॉर्च बीरर का काम किया। इन्होंने रोशनी दिखाई, प्रकाश दिखाया, है ना, ताकि इसको दूर किया जा सके। और इन्होंने एक समाज बनाया, उसका नाम है ब्रह्मो समाज, 1828 में। और यही ब्रह्मो समाज एक टॉर्च बीरर का काम करता है, यही सुधार का काम करता है। ये सबसे पहला चैप्टर होता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट का। हमारे इंडियन रिफॉर्मेशन मूवमेंट में सबसे पहला चैप्टर होता है जो ये बुराइयां थी उसको दूर करने का। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या थे। राजा राम मोहन राय was known to all as ardent social reformer, staunch patriot, pioneer of modern education। ये इनकी टाइटल हैं। इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिनेसेंस कहा जाता है। ठीक है। इनका नाम, इनकी टाइटल जो है, इनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिनेसेंस। तो इस तरीके से इनके जो फॉलोअर थे वो केशव चंद्र सेन माना जाता है। इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया, इनके काम को आगे बढ़ाया केशव चंद्र सेन ने। और भी चीज़ें हम देखते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत किया है। इन द मिडिल ऑफ 19th century a reaction set in and thoughtful men began to wonder if they stayed too far from the tradition of their ancestor। अब इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है
एक नई इन्फॉर्मेशन दिया और इन्होंने आर्य समाज बनाया और इन्होंने बताया कि जो वेद हैं वो तमाम बुराइयों को दूर करने वाले हैं। जो समाज में, सोसाइटी में बुराइयां हैं उसको वेदों से दूर किया जा सकता है। जब तक कोई वेदों को फॉलो नहीं करेगा, वेदों को मानेगा नहीं, तब तक वो बुराइयां ख़त्म नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक क्लैरियन दिया, उसमें कहा कि गो बैक टू द वेदास। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, याद रखना चाहिए आपको। इस आर्य समाज से उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि गो बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। यानी वेद को अगर आप पढ़ेंगे तो तमाम नॉलेज मिलेगा और तमाम बुराइयों को दूर करने की दवा मिलेगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वेदों को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक सामाजिक बुराई, सोशल एविल्स ख़त्म नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत लोगों ने काम किया। और हम और चीज़ें देखते हैं। एक नाम आता है रामकृष्ण परमहंस एंड हिज ग्रेट डिसिपल स्वामी विवेकानंद प्रीच द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। यानी कि इंडियन सोसाइटी में सुधार करने के लिए और लोगों का नाम में जो आता है उसमें रामकृष्ण परमहंस और उनके जो बहुत ही करीबी शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने हिंदुइज्म के प्योर फॉर्म को फॉलो करने के लिए कहा। क्लियर? स्वामी विवेकानंद वॉज ए नोवेल ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट हिज वर्ल्ड। और स्वामी विवेकानंद जो है बहुत बड़े एक तरीके से फिलासफर माने जाते हैं। उनकी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी जो थॉट है यूनिक है पूरे वर्ल्ड लेवल में। और उन्होंने एक नारा दिया था, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टू टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा गोल नहीं मिल पाता। जब तक गोल को आप हासिल नहीं कर पाते, जब तक अपने उद्देश्य की आपको पूर्ति नहीं होती, तब तक आप काम करते रहिए। क्लियर? और भी नाम आता है सोशल रिफॉर्मर में, जैसे अरविंदो विद्यासागर हैं, एम.जी. राना डे हैं। इन्होंने भी सोशल रिफॉर्मर का काम किया। और आगे देखते हैं हम ये देखते हैं कि जो वीमेन थी उसकी क्या पोजीशन थी इंडिया में, उसको क्यों बहुत ज़्यादा पीछे किया गया था, उसमें क्या क्या वीमेन के साथ सलूक होता था, क्या क्या उसके साथ बिहेव होता था। तो अब आप इसको देखते हैं। नंबर वन यहाँ बताया गया है, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी एंड वर मैरिड एट ए वेरी टेंडर एज। जो गर्ल्स थी उनको स्टडी करने का, पढ़ने का राइट नहीं दिया जाता था और उनको बचपन में ही मैरिज कर दिया जाता था, उनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती थी। नंबर टू, कस्टम ऑफ गिविंग डॉवरी टू द ब्राइडग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज मेड द गर्ल चाइल्ड वेलकम और अनवेलकम इन द फैमिली डिपेंडिंग ऑन द डॉवरी शी वॉज ब्रिंगिंग विद हर। इसका मतलब ये है कि जो गर्ल्स थी उसकी शादी में जो दहेज दिया जाता था, जो डावरी दी जाती थी ब्राइडग्रूम को, शादी के टाइम में जो दहेज दिया जाता था, उसी की वजह से तय होता था कि उसका वेलकम होगा कि अनवेलकम होगा। यानी उसकी इज़्ज़त मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा कि उसकी बेइज्जती होगी, उसको अनवेलकम मिलेगा। तो वो दहेज पर डिपेंड करता था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डावरी सिस्टम का। और सोशल प्रॉब्लम में थी विडोज़ कुड नॉट रीमैरी। मैंने आपको पहले बताया कि जो विडोज़ थी, जो विधवाएं थीं, उनको दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं थी। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी कि उस प्रॉब्लम कैसे दूर किया जाए, उसकी फिर से शादी कराया जाए, क्योंकि जो विधवा थी उसकी भी लाइफ होती थी। अगर कोई 20 ईयर में ही विडो हो जाती थी, है ना, कोई 18 ईयर में ही विडो हो जाती थी, पूरी ज़िंदगी भर वो अकेले रहती थी, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसको सहारे की सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, इसलिए एक प्रॉब्लम थी। नंबर 4 देखते हैं,
देयर वर इंस्टेंस ऑफ विडोज बरीड एलिव इन द फनर पैरा। मैंने आपको सती के बारे में बताया कि सती की जो प्रॉब्लम थी वो भी एक थी, वीमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, है ना। 5 में देते हैं वीमेन वर फाइनेंशियली वीक एज दे कुड नॉट अर्न देयर लिविंग एंड डिपेंडेंट ऑन मेन फॉर देयर अपकीप। जो वीमेन थी उसको फाइनेंशियली वीक समझा जाता था या वीक थी। क्यों? क्योंकि उसको जो अर्निंग थी उसकी परमिशन नहीं थी, उसको पैसा अर्न करने के लिए परमिशन नहीं थी, उसको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था जीने के लिए, और वही उसका अपकीप यानी उसको हिफाजत करने वाला था, वही उसके देखभाल करने वाला था, ठीक है, वही उसका स्वामी था। वीमेन वर आल्सो डिनाइड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। और जो वीमेन की एक और प्रॉब्लम में आता है वो उसकी प्रॉपर्टी यानी उसको जो विरासत में प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स से मिलती थी, है ना, उसको नहीं दिया जाता था, बल्कि उस पर उसके भाइयों का राइट होता था। तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड एंड पॉलीगैमी वर कॉमन। और जो इन्फेंटिसाइड एक प्रॉब्लम थी और पॉलीगैमी मैंने आपको बहुविवाह बताया, और इसमें जो शिशु हत्या है वो सारी प्रॉब्लम कॉमन थी। तो इस तरीके से वीमेन के साथ इतनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, जान सकते हैं, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी था। अब कौन कौन लोग आए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें कौन कौन रिफॉर्मर थे जो इसके लिए कोशिश किए, आइए देखते हैं। मूवमेंट अगेंस्ट सती। सती के लिए मूवमेंट चलाने वाले मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सबसे पहले नाम जो आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत कोशिश किया और इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा काम किया, सती को बैन करवाया। उन्होंने एक लॉ बनाया, आपको अभी बता रहे हैं, उन्होंने एक लॉ बनाया 1829 में, जिससे सती इल्लीगल हो गया, सती को इल्लीगल समझा जाने लगा। और एक फैक्ट आता है, थोड़ा सा आप राजा राम मोहन राय के बारे में जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय वेंट टू इंग्लैंड एज एन एनवॉय ऑफ द मुगल एम्परर अकबर सेकेंड। अच्छा, इन्होंने ये जो है इंग्लैंड गए मुगल एम्परर अकबर सेकेंड के टाइम में ये गए, और राजा राम मोहन राय को राजा के जो टाइटल है वो इसने ही दिया था, मुगल अकबर सेकंड ने ही दिया था, और वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 में डेथ कर गए। ये राजा राम मोहन राय के बारे में है। और मैंने आपको बताया अभी कि राजा राम मोहन राय 1829 में सती को बैन करने के लिए एक लॉ बनवाया, और वो सती क्या हो गई, इल्लीगल हो गई। क्लियर, इल्लीगल समझा जाने लगा। मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज, यानी कि अब दूसरा मूवमेंट है विडो के रीमैरिज के बारे में। और इसमें जो सबसे बड़ा काम करने वाले रिफॉर्मर थे उनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जो ओपनली विडो रीमैरिज का सपोर्ट करते थे, और उनकी कोशिश से लॉर्ड डलहौजी बहुत खुश हुआ। लॉर्ड डलहौजी आप लोगों ने सुना होगा कि जो एक लॉ लाया था कि अगर किसी की कोई सन नहीं है, कोई किसी का एयर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को ले लेता था, यानी अंग्रेज़ अपने में मिला लेते थे। तो इस तरीके से डलहौजी ईश्वरचंद विद्यासागर से बहुत खुश हुआ और उसने अप्रिसिएट किया ईश्वरचंद विद्यासागर की, और एक एक्ट बना हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, जिससे विडो रीमैरिज होने लगा। ये याद रखिएगा, ये जो एक्ट है 1856 में बना, 1856, और उसका नाम है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसीलिए इनको ये भी नाम दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या नाम दिया गया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
और उन्होंने पर्सनली खुद जो है ऐसा रीमैरिज कराया था कलकत्ता में। देखिए यहाँ लिखा है पर्सनली फर्स्ट विडो रीमैरिज इन्होंने परफॉर्म किया कलकत्ता में 1856 में। नाम याद रखिएगा कौन था, ईश्वरचंद विद्यासागर थे। और भी लोग थे जो विडो रीमैरिज के सपोर्टर थे। उसका नाम है महाराष्ट्र में स्वामी दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे, के.टी. तेलंग, है ना, आर.जी. भंडारकर, इन्होंने विडो रीमैरिज का सपोर्ट किया। रामाबाई रानाडे उन्होंने भी काम किया। रामाबाई रानाडे इन्होंने वीमेंस के राइट के लिए, वीमेंस के अधिकार के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने जो विडो थी, जो विधवा थी, उसके लिए हाउस खुलवाए, जो कि पूना में इन्होंने किया। पूना में विडो के लिए होम सेटअप किया, यानी उनके लिए रहने के लिए जगह मुहैया किया, यानी होम बनवाया। वीमेन वर गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग देयर टू हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट, और वहाँ पर उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने ऊपर खड़ी हो सकें, वो किसी के सपोर्ट की ज़रूरत उनको ना पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम ऐसा ना हो। एक फैक्ट है, उसको देख लीजिए। फैक्ट, इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज, श्रीधरुलु नायडू इस्टेब्लिश द वेदा समाज इन मद्रास इन 1864। तो यानी ब्रह्मो समाज से इंस्पायर होकर के श्रीधरुलु नायडू ने वेद समाज मद्रास में 1864 में इस्टेब्लिश किया। अब आप देखिए, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो बचपन में शादी कर देते थे, उस मैरिज को इलीगल करने के लिए एक्ट बनाया गया, मूवमेंट चलाया गया। देखते हैं कौन कौन सा मूवमेंट इसमें होता है। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रिवेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि चाइल्ड मैरिज इंडिया के अलग अलग पार्ट में होता था। गर्ल्स वर ऑफन मैरिड टू मच ओल्डर मैन, जो लड़कियां थी, उन छोटी बच्ची थी, उसकी शादी किसी उससे बड़े आदमी से कर दी जाती थी, उसकी एज से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा एज में उसको शादी का जो दंश था, जो तकलीफ़ थी, वो झेलना पड़ता था, है ना। इस तरीके से प्रॉब्लम थी। दिस रिजल्टेड इन अर्ली विडोहुड, और विडोहुड की जो उसका रिजल्ट का सामना करना पड़ता था। इन बंगाल ब्रह्मो समाज कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बंगाल में ब्रह्मो समाज जो है चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ कैंपेन किया, एक मुहिम छेड़ी। और देखते हैं आगे। महाराष्ट्र में भी एम.जी. रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब लोगों ने चाइल्ड मैरिज की कंडेम किया, इनकी बुराई किया। लास्ट में होता क्या है, याद रखिएगा, 1872 में जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी, लड़कियों की, उसको इलीगल किया गया। यानी 1872 में जो चाइल्ड मैरिज थी उसको इलीगल कर दिया गया और लॉ बनाया गया। लॉ देखते हैं क्या है। इन 1891 द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड, यानी कि 1891 में कंसेंट एक्ट पास किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, और इसके बाद, जबकि ये बहुत ज़्यादा बहस के साथ पास हुआ, इसमें काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, काफ़ी बहस हुई। लिखा है आफ्टर मच डेलिब्रेशन, यानी बहुत बहस के बाद जो एज फिक्स की गई लड़कियों की, वो 10 से बढ़ा करके 12 कर दी गई, यानी 10 ईयर से बढ़ा करके 12 ईयर कर दी गई कि लड़की की एज अब 10 साल में शादी नहीं होनी, 10 साल की बच्ची की शादी नहीं करनी है, बल्कि 12 ईयर की जो बच्ची हो जाएगी, हो जाएंगे बच्ची, गर्ल्स चाइल्ड, उसकी शादी किया जा सकता है। क्लियर। फैक्ट देख लीजिए। जर्नलिस्ट ब्रह्मा जी मालाबारी रोट मैनी आर्टिकल्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। दीज आर्टिकल्स इन्फ्लुएंस द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था ब्रह्मा जी मालाबारी, याद रखिएगा, एक जर्नलिस्ट उनका नाम था ब्रह्मा जी मालाबारी। उन्होंने बहुत से आर्टिकल्स चाइल्ड मैरिज से खिलाफ लिखा है,
चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ अगेंस्ट बहुत सी बातें उन्होंने लिखा, जर्नलिस्ट ने लिखा, ब्रह्मा जी मलाबारी ने। और ये आर्टिकल्स ज़्यादातर ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 में बना था, जो कानून बना था, जो लॉ बना था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891, इसमें वो सारी आर्टिकल का ज़्यादा असर पड़ता। क्लियर? अच्छा, आप लोग ये समझते होंगे कि जो ये पहले ट्रेडिशन था, जो रिलीजन को लोग मान रहे थे, जो उनकी परंपरा थी, उसके ख़िलाफ़ ये काम हो रहा था, इसलिए बहुत से लोग नाराज़ थे। और जो कट्टर हिंदू होते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स हिंदू कहा जाता है या इंडियन कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ लोग हमारे इस लॉ में इंटरफियर कर रहे हैं, हमारे रिलीजन लॉ में, हमारे रिलीजन, हमारे मजहब में, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही, द ऑर्थोडॉक्स इंडियन लॉन्च्ड ए प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द एक्ट, यानी कि जो कट्टर इंडियन थे उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट, इस कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, यानी विरोध जाहिर किया। और उन्होंने ये कहा कि क्वीन थी वो 1858 के प्रोक्लेमेशन में ये कहा था कि मैं जो इंडियन का रिलीजन है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो उसके ख़िलाफ़ हो रहा था। आपको हम बता दें एक बार थोड़ा सा, और जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसके बाद अंग्रेज़ इतना डर गए थे, वहाँ की क्वींस इतनी डर गई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं इंडियन के रिलीजन, इंडियन के ट्रेडिशन में कोई इंटरफियर, कोई दखल नहीं डालूँगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग लॉ बनाया जा रहा है, काफ़ी कुछ सुधारा जा रहा है। तो यहाँ लोगों ने कहा कि क्वीन तो 1858 में ऐसे कही थी, लेकिन वो फिर क्यों ऐसा कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपने प्रॉमिस को याद दिलाया कि उनके रिलीजन, उनके कस्टम, उनके रिवाज पर कोई इंटरफियर ना करें। तो यही इसी सेंस में यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द एक्ट, दे रिमाइंडेड द गवर्नमेंट ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 इन विच द ब्रिटिश क्राउन हैड प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरफियर विद द इंडियन रिलीजन एंड कस्टम्स। यानी वही 1858 के प्रोक्लेमेशन को याद दिलाए कि ब्रिटिश क्राउन ने प्रॉमिस किया था कि इंडिया के रिलीजन और कस्टम पर कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। However, the reformers continued their struggle and after a lot of persuasion, तो इसके बाद चाइल्ड मैरिज के लिए भी लॉ बना, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट फिर आया, जिसको शारदा एक्ट से जाना जाता है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट उसके बाद फिर पास हुआ और उसी को शारदा एक्ट से जानते हैं। और ये जो शारदा एक्ट है वो 1929 में पास हुआ। जो इसकी मैरिज की एज थी वो गर्ल्स के लिए 14 कर दी गई है ना, गर्ल्स के लिए 14 ईयर कर दिया गया और बॉयज़ के लिए 18 कर दिया गया। ठीक, मूवमेंट फॉर वीमेंस एजुकेशन अब देखेंगे हम। और अभी कितनी एज है? गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज़ के लिए 21 है। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहा, टाइम टू टाइम बढ़ता है। अब आप देखेंगे कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए कौन सा मूवमेंट चलाया गया। In the 19th century, formal education for women was rare in India. Some people believed that girls who were educated would not find a husband. इसमें बताया गया कि माना जाता था पहले कि जो लड़की एजुकेशन लेगी, यानी एजुकेटेड होगी, पढ़ेगी, तो वो अपने हस्बैंड को नहीं पाएगी, यानी उसका हस्बैंड उसको नहीं मिलेगा। क्लियर? अदर्स और भी लोग कहते थे कि थॉट दैट द हस्बैंड ऑफ एन एजुकेटेड वीमेन वुड डाई यंग। इसमें बताया गया कि अगर कोई मान ली एजुकेटेड वीमेन से शादी करेगा, पढ़ी लिखी औरतों से कोई अगर शादी करेगा, जो उसका हस्बैंड होगा वो मर जाएगा, है ना, वो जवान में ही, यंग एज में ही मर जाएगा। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न था। अभी भी बताया था कि विडो हो जाएगी, अभी कुछ लोग कहते थे कि विडो हो जाएगी। सच रेडिकुलस बिलीफ वर प्रिवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग दीज डेज।
तो इस तरीके से बहुत सी बुराइयाँ थीं और इसको दूर करना बहुत ज़रूरी था, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं था। क्लियर। बट 1829 यहाँ देख सकते हैं, 1849 ईश्वरचंद विद्यासागर एंड J. Drinkwater Bethune established the first successful school for Indian John Drinkwater girls in Calcutta। और 1849 में और ईश्वरचंद विद्यासागर ने कलकत्ता में एक स्कूल खोला। और आपको मालूम है स्कूल में कौन कौन थे? ड्रिंकवाटर बैथून सबसे पहले स्कूल उन्होंने कलकत्ता में खोला। लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा, लेकिन महाराष्ट्र में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ओपन ए स्कूल फॉर गर्ल्स विन द, लेकिन फिर भी उन्होंने, बैथून ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत बड़ी कोशिश किया कलकत्ता में। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये आप देख रहे हैं गोविंदराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले लड़कियों के लिए जो स्कूल खोले, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और जो उसमें एक वीमेन टीचर थी वो डेथ कर गई, मर गई। तो उसके डाइट के बाद, उसके मरने के बाद उन्होंने गोविंदराव फुले ने अपनी वाइफ सावित्री बाई को ट्रेंड किया। मरने के बाद, जो लेडी टीचर थी उसके मरने के बाद गोविंदराव फुले ने अपनी वाइफ सावित्री बाई को ट्रेंड किया और उसे एज ए टीचर अपॉइंट किया। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत से लोगों ने काम किया। एक और नाम आता है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंदुकुरी वीरसलिंगम। इन्होंने भी गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया। क्लियर। अब आप वेरियस एसोसिएशन देखेंगे कि सोसाइटी में बहुत से ऐसे एसोसिएशन बने थे, समाज बने थे जो सोसाइटी को रिफॉर्म किए, सोसाइटी के रिफॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा किए। उसी को एक बार मैं और रिवाइज कर दे रहा हूँ, है ना। तो नंबर 1 ब्रह्मो समाज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ब्रह्मो समाज एक इम्पोर्टेंट समाज था जिसे राजा राम मोहन राय ने बनाया था 1828 में कलकत्ता में, जो अभी कोलकाता कहा जाता है। और उन्होंने क्यों बनाया था? इट वर्क फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। और जो ये ब्रह्मो समाज था ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म था। और इसके बाद इनके साथ जो है सपोर्ट करने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। इन्होंने एक्टिवली इसमें भाग लिया, यानी सपोर्ट किए। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। इसको बनाने वाले थे R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। कब बना था? 1867 मुंबई में इन्होंने बनाया। जो पहले बॉम्बे जाना जाता था, अभी क्या है? मुंबई। याद रखिएगा 1867 में बना था। क्या बना था? प्रार्थना समाज। और ये क्या काम करता था? ये प्रार्थना समाज किस पर काम किया? एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि जो जातियाँ थीं, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, इसको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। क्लियर। ताकि कोई किसी से नफ़रत ना करे। और भी समाज हैं, अभी हम देखते हैं और एक बार और देख लेते हैं। अनटचेबिलिटी, इम्प्रूविंग द सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, विडो रीमैरेज एंड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पे काम किया। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, ये सत्यशोधक समाज बनाने वाले का नाम आप लोग को मालूम होना चाहिए, महात्मा फुले और ज्योतिराव गोविंदराव फुले। जैसा कि मैंने अभी बताया है 1873 में बनाया था सत्यशोधक समाज। और ये क्या काम किया था? इट वॉज ओपन फॉर पीपल, ये सभी रिलीजन, सभी लोगों के लिए ये सोसाइटी थी। और कास्ट इक्वलिटी पर ये जोर देता है, यानी कि सभी कास्ट इक्वल है, कास्ट इक्वलिटी पर ये जो समाज है वो जोर देता है। नेक्स्ट है आर्य समाज, इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आर्य समाज की जो फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज का फाउंडेशन किया। 1875 पे पूछा जाता है कंपटीशन में। द एसोसिएशन वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन एंड रीमैरेज ऑफ विडोज।
और जो ये आज समाज है ये वीमेन के को ऊपर उठाता है, उसको डेवलपमेंट करता है और विडोज़ रीमैरिज की बात करता है कि जो विधवा हैं उसकी दोबारा शादी हो सकती है और दोबारा शादी की परमिशन देता है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन को जो फाउंडेशन किए वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है स्वामी विवेकानंद का। इन्होंने 1897 में इसका फाउंडेशन किया और इस सोशियो यानी सोसाइटी और रिलीजियस रिफॉर्म किए, यानी समाज में जो रिलीजन है या सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उसमें सुधारने का काम किया। किसने? रामकृष्ण मिशन ने। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं कि कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी बुराई थी। जो लो कास्ट है उसको बहुत ही नीची नज़र से देखी जाती है और जो अपर कास्ट है उसको रिस्पेक्ट से लोग देखते थे। द हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाई एंड लो कास्ट। देखिए यहाँ लिखा है जो हिंदू सोसाइटी थी लो कास्ट और हाई कास्ट में बटी हुई थी, और भी सब कास्ट थी, छोटी कास्ट, उसी में सब डिवीज़न था। दिस गिव राइज टू इनइक्वलिटीज़, और इस कास्ट जो थी वो इनइक्वलिटीज़ पैदा की थी, असमानता पैदा की, लोगों के बीच फ़र्क पैदा किया, बड़े छोटे की फीलिंग लाई लोगों के अंदर। ब्राह्मण वर एट द टॉप, जो ब्राह्मण थे वो सबसे टॉप पे माने जाते थे और बहुत ही प्रिविलेज समझे जाते थे। सुविधा उनके पास बहुत थी, यानी सुविधा युक्त ये पोजीशन थी। लेकिन जो शूद्रास थे सबसे बॉटम पे माने जाते, सबसे नीची सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पर इसको रखा जाता था शूद्रास को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कास्ट की इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पर इसको गलत समझा गया। कुछ रिफॉर्मर आप लोगों ने देखा कि कास्ट की इक्वलिटीज चाह रहे थे। ठीक, तो जो अनटचेबल लोग समझ रहे थे ऐसे लोगों को अपर कास्ट छूते नहीं थे, वर नॉट टच्ड बाय एन अपर कास्ट पर्सन एंड एन अनटचेबल पर्सन वाज नॉट टच्ड बाय, यानी कि बड़े कास्ट का जो पर्सन था वो छोटी कास्ट को छू नहीं सकता था, हाथ नहीं मिला सकता था, साथ में बैठ नहीं सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे। तो इस तरीके से उनकी बहुत ही उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, वो अपने आप को इंसान नहीं समझ रहे थे। तो उनको हिंदू टेम्पल्स में इंटर करने का भी परमिशन नहीं था, वो मंदिरों में भी जा नहीं सकते थे, और वो जो रिलीजियस बुक शास्त्रास को भी नहीं पढ़ सकते थे। दे कुड नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, और वो कुएं से पानी भी नहीं ले सकते थे, पब्लिक प्लेस पर भी नहीं जा सकते थे। ठीक है, और जो हायर कास्ट के लोग जहाँ भी कोई चीज़ यूज़ करते थे वहाँ इसको परमिशन नहीं थी। क्लियर, वो ऐसे टैंक ऐसे वेल्स का यूज़ नहीं कर सकते थे जहाँ पर हायर कास्ट के लोग वो चीज़ यूज़ करते हों। When the caste system was introduced, the basic criteria was profession, but as the time passed, it changed to birth. तो अब इस तरीके से धीरे धीरे बर्थ भी जाना गया कि ये बर्थ के बेस पर कास्ट डिसाइड होता है। काम पहले तो प्रोफेशन के बेस पे था, लेकिन बाद में बर्थ के बेस पे जाना गया कि कोई, जैसे मैं आपको बता दूं कि शुरू में जो कास्ट था वो प्रोफेशन के हिसाब से था, जो जैसा काम करता था उसी हिसाब से उसको समझा जाता था। अगर छोटा काम करता था तो उसको लो कास्ट, बड़ा काम करता था बड़ा कास्ट। लेकिन बाद में इसको बर्थ के बेस पे समझा गया कि अगर किसी ब्राह्मण का बेटा है तो वो भी बड़ी कास्ट है, और अगर किसी शूद्र का लड़का कोई है तो वो भी शूद्र है, चाहे वो बड़ा काम करे चाहे छोटा काम, लेकिन बर्थ के बेस पर इसको फॉलो किया जाने लगा। These rules were rigid in nature and people feared them even more than death. तो कास्ट सिस्टम वॉज हार्मफुल टू द प्रोग्रेस। आपको मालूम है कि कास्ट बहुत ही नुकसानदायक है समाज के लिए, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए। देयर वर मेनी सोशल रिफॉर्म टू वेरियस पार्ट ऑफ इंडियन विच ट्राई टू एंड द कास्ट सिस्टम। तो ऐसे बहुत से रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की। आगे देखते हैं वेरियस रिफॉर्म्स ईस्टर्न इंडिया। अब ईस्टर्न इंडिया में देखते हैं कौन लोग थे जो इसको ख़त्म किए, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश किए। राजा राम मोहन राय ने इस पर काम किया ही, मैंने आपको बताया ही। और
और देखते हैं, द एविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम ही रियलाइज दैट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ द कास्ट सिस्टम पीपल शुड बी इंट्रोड्यूस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ हिंदुज़म। और राजा राम मोहन राय ने जो हिंदुज़म की ओरिजिनल टेक्स्ट थी उसमें भी वो चीज़ें बताई कि इस जो कास्ट सिस्टम है इसकी जो लोग जंजीरों से बंधे हुए हैं उसको तोड़ा जाए, उससे आज़ाद लोग हों, है ना, और उसको अपने आप को पहचाने। उन्होंने और भी बुक्स का संस्कृत में उन्होंने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, है ना। ए पॉलीग्लॉट, ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। उन्होंने उसको पढ़ा अच्छे बुक से, अच्छी चीज़ों को, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें उन्होंने ट्रांसलेट किया। पर्शियन में अदर लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट करके वो पुरानी बुक्स को, जो रिलीजियस बुक थी, उसको ट्रांसलेट करके लोगों को समझाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद, इन्होंने भी काम किया कास्ट को लेकर के। और उन्होंने क्या कहा लास्ट में, उन्होंने क्या कहा, वी बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम वाज ए सोशल सिस्टम एंड नॉट ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक सोशल सिस्टम है, लोगों ने उसे खुद बनाया है, किसी रिलीजन में ये चीज़ नहीं मिलती है। तो ये रिलीजन, अच्छा पहले लोग रिलीजन समझते थे कि रिलीजन ये कहता है, लेकिन जो रिफॉर्मर्स थे, जैसा कि नाम मैंने बताया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ऐसे रिफॉर्मर ने पुरानी बुक्स को ट्रांसलेट करके लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि जो कास्ट सिस्टम है एक सोशल सिस्टम है, ना कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ये रिलीजन नहीं कहता है। क्लियर। ये तो नॉर्दर्न इंडिया की बात आई। अब आप वेस्टर्न इंडिया में देखें, वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन लोग थे। गोपाल हरी देशमुख, ज्योतिबा फुले, आर.जी. भंडारकर, एम.जी. रानाडे, रामाबाई रानाडे। तो ये कुछ नाम हैं जो प्रोमिनेंट रिफॉर्मर हैं, इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर हैं वेस्टर्न इंडिया के, जो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की बात किया। उसमें एक नाम है ज्योतिबा फुले, ये महाराष्ट्र की रिफॉर्मर थी। ही वॉज अगेंस्ट द, बल्कि मेन है ज्योतिबा फुले, और उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रहे, ख़िलाफ़ रहे। और द रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस, ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। मैंने आपको बताया ही इसके बारे में कि उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया महाराष्ट्र में 1848 में। और वेलकम, उनका हर कोई सम्मान करता है इसके लिए। ही वेलकम एवरीवन इनटू द समाज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और ये जो सत्यशोधक समाज है, उस समाज में सभी को बराबर से एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो। उसमें ये फ़र्क नहीं किया जाता कास्ट और रिलीजन को लेकर के। एक बार और क्लियर कर दें कि ही वेलकम्ड एवरीवन, यानी यहाँ पर इसकी मीनिंग निकलेगी कि वो जो सत्यशोधक समाज बना था, उसके जो फाउंडर थे यानी फुले जी, ज्योतिबा फुले, उन्होंने, और सत्यशोधक समाज का एक कहना था कि सभी का वो वेलकम करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो। और यानी कहने का इसका मकसद यहाँ पर ये है कि वो कास्ट और रिलीजन में फ़र्क नहीं करते थे, किसी भी कास्ट और रिलीजन के हो वो सत्यशोधक समाज में आ सकते हैं, या उस समाज को ऐसा बनाना चाहते थे। एक फैक्ट आप देख लीजिए, ज्योतिबा फुले कंपाइल्ड ए बुक इंटाइटल्ड सत्यशोधी। ज्योतिबा फुले ने एक बुक इंटाइटल्ड किया, और उस का नाम है सत्यशोधी, सत्यशोधी है ना, सत्यशोधी, विच वॉज पब्लिश इन 1887 में वो पब्लिश हुई। और ही आल्सो रोट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। उन्होंने एक बुक और लिखा था, उसका नाम है गुलामगिरी, जिसका मतलब होता है स्लेवरी। स्लेव मतलब गुलाम होता है, यानी दास्ता।
यानी गुलामगिरी या स्लेवरी, उसकी मीनिंग है, गुलामगिरी की मीनिंग स्लेवरी है। गुलामगिरी नाम से ज्योतिराव फुले ने बुक लिखी थी और पब्लिश हुई थी 1887 में, बल्कि 1887 में शोध ही उन्होंने पब्लिश किया था। और ये दूसरी बुक की बात हो रही है, गुलामगिरी यानी स्लेवरी। यहाँ पर इसका ईयर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन दूसरी बुक का नाम गुलामगिरी है। और पहली जो उन्होंने, इससे पहले जो मैंने बताया, वो सत्यशोधी नाम से उन्होंने बुक 1887 में पब्लिश किया था। अब साउदर्न इंडिया में देखते हैं क्या है। साउदर्न इंडिया में भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लोग आए। ऐसे एक नाम आता है कंदुकुरी वीरसलिंगम। कंदुकुरी वीरसलिंगम, इन्होंने भी कास्ट रिफॉर्म की बात किया और इन्होंने तेलुगु जर्नल टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कास्ट इक्वलिटी, इन्होंने तेलुगु जर्नल के ज़रिए से कास्ट इक्वलिटी को स्प्रेड किया, फैलाया, मैसेज दिया कि सभी कास्ट इक्वल हैं। और चेम्पेती श्रीधरलू नायडू, ये भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। साउदर्न इंडिया में और नाम आता है श्री नारायण गुरु। इन्होंने भी त्रावणकोर में, जो इस वक्त केरल में है, केरल से उन्होंने इस पर काम किया। ही मास्टर्ड द संस्कृत लैंग्वेज एंड बिल्ट मैनी टेम्पल्स वेर इन नो इमेज ऑफ डाइटीज वर प्लेस्ड। इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए और वहाँ पर कोई भी इमेज उन्होंने नहीं रख दिया, कोई भी वहाँ पर मूर्ति नहीं रखी। और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया त्रावणकोर में, श्री नारायण गुरु ने, और इन्हीं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इन 1902 कॉल्ड श्री नारायण धर्म परिपालना योगम दैट पॉपुलराइज्ड हिज बिलीफ ऑफ वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड। उन्होंने बताया कि सभी कास्ट बराबर है, वन कास्ट है, सभी का रिलीजन बराबर है और सभी के गॉड बराबर हैं। क्लियर। उन्होंने सबको सबके बीच इक्वलिटी लाए। और याद रखिएगा, और वो ये सब जो काम किए वो 1902 में एक काम हुआ, और इसीलिए उनको श्री नारायण धर्म परिपालना योगम कहा जाता है, उस नाम से जाना जाता है। और भी नाम है E.V. रामास्वामी नायकर। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट नाम से, सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट नाम से उन्होंने मोमेंट चलाया। और सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट जानते हैं कि हर किसी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, कोई नीची कास्ट का नहीं है, सभी अपने आप को अच्छा समझते हैं, उसी को सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है। तो उन्होंने मूवमेंट चलाया टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ उन्होंने ये मिशन चलाया, ठीक है। के कलप्पन एंड J.K. माधवन, ये भी नाम आता है, जो अनटचेबल यानी अछूत लोगों के राइट के लिए लड़ाई लड़ी, यानी कि के कलप्पन और J.K. माधवन, इन्होंने भी अछूत लोगों का साथ दिया, उनके राइट्स के लिए काम किया। और भी लोग हैं फाइटिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी का भी नाम आता है। महात्मा गांधी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे उन्होंने एक वर्ड लोअर कास्ट के लिए यूज़ किया, हरिजन, ठीक है। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो हमारे जो SC कैटेगरी के लोग हैं, जो अछूत हैं, जिसको लोग पहले समझे जाते थे, अभी तो नहीं है, अभी तो सभी इक्वल है, लेकिन पहले जो अछूत जिसको अनटचेबल समझा जाता था, तो महात्मा गांधी ने उनका नाम हरिजन रखा था। और इस हरिजन का मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग महात्मा गांधी ने बताया था, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि गॉड के बच्चे। और इन 1932 ही फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। याद रहना चाहिए कि 1932 में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया
हरिजन सेवक संघ बनाया था। और ये संघ बनाने का मकसद क्या था? एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी उनका मैसेज ये था कि जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि जो अछूत है, अछूतपन आप कह सकते हैं, अनटचेबिलिटी जो क्वालिटी है उसको दूर किया जाए। ठीक है, एबोलिश अनटचेबिलिटी। उन्होंने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ बनाया, किस लिए? एबोलिश अनटचेबिलिटी के लिए, यानी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। ही आल्सो स्टार्टेड ए वीकली मैगजीन कॉल्ड हरिजन। उन्होंने वीकली मैगजीन भी निकाला, उसका नाम भी महात्मा गांधी क्या रखते थे? हरिजन रखते थे। हरिजन नाम से महात्मा गांधी वीकली मैगजीन निकालते थे। अब आता है नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट नाम, भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर ने भी इस डायरेक्शन में बहुत बड़ा काम किया, सब लोग को याद होना चाहिए। भीमराव रामजी अंबेडकर वॉज बॉर्न इनटू द महार कास्ट, और अंबेडकर जी महार कास्ट में पैदा हुए थे, वो भी महाराष्ट्र की एससी कैटेगरी के बराबर। जैसे हम लोग यहाँ एससी कैटेगरी यानी कि हरिजन या चमार ऐसे कास्ट को जानते हैं, वैसे ही भीमराव अंबेडकर जी महार कास्ट में थे, तो जो कि बहुत ही नीची जाति समझी जाती थी। हुज मेंबर वर कंसीडर्ड अनटचेबल्स, यानी महार कास्ट के लोग को अनटचेबल समझा जाता था। ठीक। ही रिसीव्ड हाई एजुकेशन, वांटेड टू स्प्रेड हिज एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट। और अंबेडकर जी ने हाई एजुकेशन लिया और वो चाहते थे कि जो लोअर कास्ट हैं उसके बीच ये चीज़ें फैले, उसको बताया जाए कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो अंबेडकर जी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए। आपको मालूम होगा कि अंबेडकर जी बार बार कहते थे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये सब उनका नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। इस तरीके से अंबेडकर जी ने बहुत कोशिश किया। ही बिगैन हिज मूवमेंट बाय इस्टेब्लिशिंग द बहिष्कृत हितकारिणी सभा और डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन। अंबेडकर जी ने एक सभा बनाई, उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अगर उसकी मीनिंग आप निकालेंगे तो निकलेगा डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन, यानी जो डिप्रेस क्लास हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, जिनको सताया गया है, वो उसको ये आगे बढ़ाना चाहते थे और उसकी सच्चाई को बताते थे कि लोग किस नज़र से देखते हैं, है ना। अभी तो सभी इक्वल हैं, क्योंकि सबको धीरे धीरे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि सभी कास्ट इक्वल हैं, सभी के गॉड एक ही हैं। ठीक है। ही फाउंडेड मेनी जर्नल्स टू स्प्रेड हिज मैसेज। उन्होंने बहुत से लेख लिखे, बहुत से आर्टिकल्स लिखे, जर्नल्स उन्होंने लिखे जो अपने मैसेज को दिए कि सभी या लोअर कास्ट के लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। उनको गलत तरीके से पेश किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ही लेड हिज फॉलोअर्स इन मैनी नॉन वायलेंट कैंपेन टू मिसर्व द राइट ऑफ द अनटचेबल टू एंटर टेम्पल्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्थ। और अंबेडकर जी ने नॉन वायलेंट तरीके से बहुत से काम किया अनटचेबल्स के राइट के लिए, उनके अधिकार के लिए। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और उन्होंने जो पब्लिक प्लेस से पानी लिया, कुएं से पानी निकाला, है ना, ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो अनटचेबल हैं वो हर काम कर सकते हैं, है ना, वो सभी के बराबर हैं। इन 1942 अंबेडकर फाउंडेड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और 1942 में अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और विच कंपेन टू द इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ डिप्रेस क्लासेस। और जो डिप्रेस क्लासेज है यानी SC OBC कैटेगरी है, उसको इनके स्टेटस को इम्प्रूव कर सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से रिफॉर्मर्स ने बहुत से काम किए। मुझे लगा कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।